नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके सामने। और आज मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा जिस पर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यूएनएचआरसी में भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया। और उसने एक तरह से यह कहा जा रहा है कि उसने चीन का साथ दिया। और इसमें करीब करीब 11 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उनमें से एक भारत भी था। और भारत और चीन के रिश्तों के बारे में दुनिया जानती है, सभी जानते हैं। तो भारत ने ऐसा क्यों किया जिस पर दुनिया हैरान परेशान है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है आपके जाने माने डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, मसला तो यही है जो मैंने आपके सामने रख दिया। और बड़ा ये कश्मकश चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह देखिए, देखते हैं? नहीं पांडे जी, ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि भारत और चीन दोनों देश एक बात को हमेशा मानते आए हैं कि इंटरनल मैटर जो होता है दोनों देशों का या किसी भी देश का, उसको जी यूएन में नहीं ले जाना चाहिए। तो जी जी। अभी हमारा स्टैंडिंग वही रही है कि इंटरनल मैटर यदि किसी देश का है तो उसको नहीं लेकर जाया जाए यूनाइटेड नेशंस पे। तो हमने स्वाभाविक रूप से जिसको हम मान्यता देते हैं, जिस बात को और जिस बात को हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखते हैं, उसी के अनुरूप और उसी के अनुसार हमने अपना एक्शन लिया है। तो ये कोई शॉकिंग विषय नहीं है जिसके ऊपर इतना जो बातें हो रही हैं। ये भारत हमेशा यही किया है। जहां तक चाइना का विषय है, हमने चाइना का समर्थन तो एक तरह से नहीं किया है कि विरोध भी नहीं किया, क्योंकि हमने उसके पक्ष में तो वोट नहीं दिया, विरोध में भी वोट नहीं दिया। हमने एब्सटेन करने की पॉलिसी को अपनाया। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल से और दूसरी चीजें भी बातें हुई हो, दूसरे और भी जियोपॉलिटिकल विषयों पर संवाद हुआ हो। ये संवाद जो होते हैं देशों के बीच में अलग अलग चैनल्स के माध्यम से चलते रहते हैं। ये हमको सरकारें बताएंगी भी नहीं, बताने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि जो चीजें सरकार की होती है वो सरकार अपने तक रखती है। तो हो सकता है कि बैक चैनल से भी कुछ बात हुई हो, लेकिन एक हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, स्टेटेड पोजीशन है कि इंटरनल मैटर्स को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाना चाहिए। उसी के अनुरूप हमने बात की है, उसी के अनुरूप हमने काम किया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे विशेषज्ञों के इस बारे में लेख भी पढ़े हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत ने दरअसल ऐसा करके एक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। और वही उम्मीद वो चीन से भी करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हिस्ट्री रही है उसमें क्या चीन से किसी भलाई की उम्मीद या किसी नेक नियति की उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, चीनियों खासतौर से किसी भी कम्युनिस्ट की किसी वादे पर, किसी बात पर मुझे एतबार नहीं है। खासतौर से चीनी कम्युनिस्ट के तो किसी बात पर भी, जिसको हमारे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि यदि ये गर्म तवे पर भी बैठ जाए तो भी मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा। लेकिन मैं एक बात कहता आया हूँ, मैंने आज सुबह भी सोशल मीडिया पर लिखी थी, सभी प्लेटफॉर्म्स पर लिखी थी कि जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा, आप मान कर चलिए कि हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहेगा। स्विट्जरलैंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों कहता हूं मैं, कि ऐसा नहीं है कि जो एक आम अवधारणा है कि स्विट्जरलैंड तो बड़ा न्यूट्रल कंट्री था इसलिए उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था। स्विट्जरलैंड ने अपने डिफेंस के लिए अपने आप को काफी सशक्त बना के रखा था। आज भी आप उसके साइज के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उसकी मिलिट्री की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है दूसरे देशों के हिसाब से। तो स्विस आर्मी ने भी अपने आप को तैयार रखा था। उनके जो माउंटेन्स थे उन्होंने अपने डिफेंसेस तैयार करके रखे थे। इसलिए हिटलर को लगता था कि यदि मैं इस फ्रंट को खोलता हूं तो चूंकि टेरियन ऐसा है और उनने भी अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो मेरे काफी सारी फौज खर्च हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं दूसरे फ्रंट को खोलूं। तो उसने अटैक नहीं किया। दूसरा एक बात और थी कि स्विट्जरलैंड ने अपने आप को ऐसा बना के रखा था कि मैं दोनों दोनों गुटों के बीच में, वॉरिंग फ्रैक्शंस के बीच में एक मध्यस्थ की कड़ी बन सकता हूं समय पड़ने पर। और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को भी डेवलप किया कि बैंकिंग में सब पैसा ला के रखो,
मेरे यहाँ पर सबका पैसा सुरक्षित है। यहाँ तक कि उन्होंने उन यहूदियों को भी असाइलम दिया, जनरल असाइलम नहीं दिया, जिन्होंने पैसा रखा वहां पर उनको असाइलम दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि भारत को आप पाएंगे कि तृतीय विश्व युद्ध का स्विट्जरलैंड बन के उभरेगा, जो अपने आप की मिलिट्री पावर को भी बढ़ाता जा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता जा रहा है, और एक तरह का न्यूट्रल स्टैंड रखता है। क्योंकि अभी मत भूलिए पांडे जी की स्थिति बड़ी फ्लूइड है। आज ही हुआ है कि क्राइमिया का जो ब्रिज था वो उड़ा दिया है यूक्रेन ने। अब मैं कहता हूं कि अगले 48 घंटों को बहुत केंद्रित रखना चाहिए दृष्टि को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रशिया भी कुछ ना कुछ करेगा। और यदि इस प्रकार से कुछ चलता रहता है तो हो सकता है वो न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए जाए, टेक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए जाए। हो सकता है वो ये कहे कि अभी तक जो नाजीवाद वहां पर फैल रहा था यूक्रेन में, अब ये आतंकवाद का फॉर्म ले चुका है। क्योंकि जो हमला हुआ वो किस प्रकार से हुआ, वो एक ट्रक के माध्यम से हुआ, वो कोई मिसाइल से नहीं हुआ, किसी एरोप्लेन या किसी ड्रोन के माध्यम से नहीं हुआ, वो हुआ है ट्रक लोड ऑफ एम्यूनिशन एक्सप्लोजिव के माध्यम से। अभी ये भी नहीं मालूम है हमको कि जिसने वो ट्रक चला रहा था ड्राइवर, वो क्या सुसाइडल था, वो जिंदा है कि मर गया है। अगर वो मर गया है तो डेफिनेटली रशिया उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑन रशियन सॉइल मानेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और आपको बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं मालूम पड़ती क्योंकि वेस्टर्न मीडिया दिखाता नहीं है। अभी जर्मनी की जो एक्स चांसलर एंगेला मर्कल, वो सड़क पर आ गई कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा कि रशिया के बिना यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता। तो वहां पर भी बहुत समस्याएं हैं, इकोनॉमिक समस्याएं चल रही है। दुनिया अब कैसी होगी इसको डिफाइन करेगी यूक्रेन की जंग किस तरफ जाएगी, क्योंकि पंजे लड़ाने का काम चल रहा है अमेरिका और रूस के बीच में। और रूस को जो समर्थन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत ऐसा समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन हम उनसे पेट्रोल खरीद रहे हैं, हम उनसे व्यापारिक संबंध रख रहे हैं, हम उनके साथ रूबल रुपये में डील कर रहे हैं। चीन भी उनके साथ संबंध रख रहा है, पश्चिमी जगत उनसे नहीं रख रहा। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या यूरोप के अंदर भी है। यूरोप के देशों में यदि हम बात करें तो इंग्लैंड को छोड़ दें, ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ दें, तो बाकी जो है ना फ्रांस चाहता है कि टकराव बढ़े, ना जर्मनी चाहता है, ना दूसरे देश चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की हालत खुद खस्ता हो रही है। तो ये सब समस्याएं दुनिया में बहुत बुरी चल रही हैं। अभी आईएमएफ ने कहा है कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी दुनिया भर की सुकड़ने वाली है। तो भारत बड़ी अच्छी तरह से अपने राष्ट्र हितों को सामने रखकर अपने पुराने, देखिए दो चीजें होती हैं पांडे जी। एक तो आपने अपना पुराना स्टैंड छोड़ दिया, नहीं हमने नहीं छोड़ा। हम बोलते हैं कि यूएन में आपको इंटरनल मैटर्स ले जाने की जरूरत नहीं, किसी भी देश का आंतरिक मसला, तो हमने उसी स्टैंड को कायम रखा। और फिर हम अभी देख रहे हैं ना सिचुएशन कहां बनती है। सिचुएशन अगर विश्व और भी ज्यादा लड़ता है तो हमारे लिए तो बेहतर है कि हम न्यूट्रल पार्टी बन के रहें, और बाद में जब ये खूब लड़ लें, खूब मर लें, उसके बाद शक्तिशाली होकर इमर्ज करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि हिंदुस्तान को सबसे आखिरी में ज्वाइन करना चाहिए जंग, जब जंग दिखती है कि किस तरफ निर्णायक जा रही है। तो मोदी जी के विदेश पॉलिसी को मैं 10 में से 10 अंक दूंगा इस चीज के लिए कि सब चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं और अपने राष्ट्रहित को साधते जा रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से अभी अमेरिका ने कुछ इस तरह का स्टैंड लिया है कि जैसे उनके जो इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो कश्मीर गए थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, और उन्होंने वहां मीटिंग वगैरह भी की, और उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था, पाकिस्तान का कश्मीर बताया उसे। और दूसरी कई चीजें ऐसी हुई, जैसे जयशंकर साहब ने बहुत सटीक जवाब दिए अमेरिका को, अमेरिका के आगे वो झुके नहीं, भारत नहीं झुका। तो जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, तो क्या इस वक्त ये जो जिस तरह से भारत ने स्टैंड लिया है, आप इसके पीछे आप कह रहे हैं कि भारत इंटरनल मामलों में दखल नहीं देता, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं क्या ये पश्चिमी देशों को या अमेरिका को भारत ने एक संदेश दिया है? देखिए पांडे जी, भारत जो है वो लगातार संदेश देता है, ये भी देते हैं और हम भी देते हैं। और जब भी जियोपॉलिटिक्स होती है उसमें वन जी प्लस डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको आ रही है हमारी आवाज? जी देखिए हाँ, जियोपॉलिटिक्स अब में आ रही पांडे है। जी,
पांडे जी, जियो पॉलिटिक्स में हम भी उनको संदेश देते हैं, वो हमको संदेश देते हैं, लेकिन जो पिक्चर बनती है आपको बड़े कैनवास पे जब पेंट करेंगे तो ही आपको सही पिक्चर समझ में आएगी। बहुत सारी जगहों पर वो हमको इसलिए मैसेज देते हैं क्योंकि हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, हम रशिया के खिलाफ प्रस्तावों को पारित नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं हमको दिखाते हैं कि ठीक है, अगर आप रशिया के साथ हैं तो हम कहीं ना कहीं F-16 की मदद दे सकते हैं पाकिस्तान को। ये सब तरीके होते हैं, तो ये वो भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एक देश का तभी होता है जब उसकी खुद की सैन्य शक्ति, उसकी इकोनॉमिक पावर दोनों, और जो सरकार है वो निर्णायक सरकार हो, तो ये तीनों चीजों का जब समावेश होता है तो एक देश में कॉन्फिडेंस आता है। और भारत जो है आज के समय जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो पहले कभी नहीं दिखा पाया विदेश नीति के ऊपर। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बड़े कैनवास पे जब आप पिक्चर को पेंट करोगे तो आपको नजर आएगा कि जितनी निर्भरता हमारी अमेरिका पर है, अमेरिका की उससे अधिक निर्भरता हम पर है, क्योंकि वो एक ग्लोबल हेजेमन है और उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, चीन कर रहा है, और चीन को काउंटर करने के लिए इनको एक भारी भरकम वजन चाहिए। पूरे क्षेत्र में देख लेना, ऑस्ट्रेलिया दे सकता है वो वजन, ना पाकिस्तान दे सकता है। अगर एक सेकंड के लिए आप ये सोचे कि पाकिस्तान पूरा के पूरा अमेरिका की गोद में चला जाए तो भी क्या चीन के खिलाफ कोई वजन दे सकता है? नहीं दे सकता। ऑस्ट्रेलिया नहीं दे सकता, जापान नहीं दे सकता। तो उसको एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इतनी ताकतवर हो कि चीन को काउंटर बैलेंस कर सके, वो है हिंदुस्तान। तो उनको हमारे साथ खड़ा रहना उनकी मजबूरी है। ये संदेश चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना से जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरह से चाइना कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य न बने इंडिया, उसके खिलाफ वो वीटो लगाता है, वोटिंग करता है, तो क्या भारत जिस तरह से वो अजहर मसूद को बचाता है, उससे इंडिया को क्या ये इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए कि अगर आप कश्मीर का मामला उठाएंगे तो हम फिर तिब्बत का मामला उठाएंगे, फिर हम ताइवान का मामला उठाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये एक एग्रेसिव स्टैंड इंडिया क्यों नहीं ले पा रहा है चाइना के नहीं, खिलाफ? क्यों नहीं लेते हैं? आगे बताइए कि जब शायद ये साई विनिन जो कि राष्ट्रपति हैं ताइवान की, उनकी जब शपथ समारोह था तो बीजेपी के 2 सांसद उसमें वर्चुअली ज्वाइन हुए थे, कोविड का समय था। तो एक संदेश था वो, क्योंकि रूलिंग पार्टी के सांसद थे, भले वो मिनिस्टर नहीं थे, वो कह रहे थे कि हम अपनी कैपेसिटी पर ज्वाइन किए हैं, लेकिन क्या बिना रूलिंग पार्टी के सहमति के कर सकते हैं? उसके बाद उनमें से एक सांसद कौन थी? वो श्रीमती मीनाक्षी लेखी थी, जो बाद में MOS फॉरेन मिनिस्ट्री बनी। तो एक बहुत बड़ा संदेश वो भी था। फिर दूसरा, जहां तक ताइवान का दूसरा तिब्बत का विषय है, मोदी जी दलाई लामा जी को बर्थडे विश फोन पे करते हैं और ट्वीट भी करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे संदेश हम भी देते हैं, दूसरे भी देते हैं, जब समय पड़ता है तभी आघात किया जाता है जियोपॉलिटिक्स में, और वो ही जो होती है वो आपकी कूटनीतिक विक्ट्री होती है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आज अभी जब न्यूज देख रहा था तो आज पश्चिमी जर्मनी, सॉरी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, हालांकि जयशंकर साहब ने जवाब दिया है उसका। तो ये जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने वो न्यूज अभी नहीं देखी, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा उन्होंने क्या शब्द बोले करके। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए, मतलब उसको जिस तरह से वो लोग बोलते हैं अक्सर कि ये एक विवादित विषय है। किसी मंच पर वो बिलावल भुट्टो के साथ थी जर्मनी में और वो फॉरेन मिनिस्टर है। देखिए क्या होता है कि कई बार तो मंत्री जो होते हैं वो गलत बयानी दे देते हैं, कई बार सामने वाले को चारा डालने के लिए भी ऐसे बयान दिए जाते हैं, और कई बार बुलवाया जाता है। हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उनसे बुलवाया, हम इसको भी नकार नहीं सकते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, हमारे ट्रूप्स में हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में कॉन्फिडेंस है। आज इसको कहते हैं कि जो खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस जो होती है, आत्मनिर्भरता होती है वेपन प्रोडक्शन में, भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तो हम आत्मनिर्भर हैं, हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, हमारी इकोनॉमी के मुकाबले बहुत अच्छी चल रही है, हमारी सरकार जो है निर्णायक सरकार है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी और हमारी जरूरत, हम समझते हैं इस चीज को।
आप समझिए जियो पॉलिटिक्स कैसी चीज होती है कि इतना सा यूएई अमेरिका को कल धमकी दे दिया कि आपने नोपेक बनाया तो 300% ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, इतना सा यूएई ने धमकी दे दी। जी 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 जी। तो इसका रहता बड़ी पिक्चर को पेंट करो, उसको समझो। और मैंने तो यहाँ तक सुना था कि मैंने तो डॉक्टर साहब यहाँ तक सुना था कि बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने बाइडेन का फोन तक नहीं उठाया कुछ दिन तक, ऐसा भी सुना था। ना उन्होंने उठाया है ना एमबीजी ने उठाया है यूएई के। तो ये जो पॉलिटिक्स है, और देखिए मत भूलिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, लेकिन एक डिक्लाइनिंग पावर है। मैं बार बार ये कहता हूं, आज का अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का ब्रिटेन है। तो अपने आप की फिर, लेकिन भारत जो है वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बहुत जो है बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हम स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। जी, काश ऐसा हो। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और बहुत सही कहा आपने कि भारत किसी देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देता, और भारत ने चीन को भी एक तरह से ये नसीहत दी है कि आप भी हमारे इंटरनल मामलात में टांग ना अड़ाया करें। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय हिंद। जय हिंद।